सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सुकेश साहनी जी द्वारा रचित कहानी शेष प्रश्न। सड़क के दोनों ओर कोठों से वेश्याएं राह चलते लोगों पर आवाजें कस रही थी। कुछ भद्दे अश्लील संकेत भी कर रही थी। तभी मेरी निगाह उस पर पड़ी। मैं चौंक पड़ा। इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? दिमाग में उथल पुथल मच गई। वह उन सब में बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी, चुपचाप खड़ी हुई पाषाण प्रतिमा की तरह। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि इसे पहले कहाँ देखा है। फिर भी यह एहसास हो रहा था कि इसे काफी नजदीक से कहीं देखा है, बातें भी की हैं। सोचते सोचते मैं अपने गंतव्य तक पहुंच गया था। यहाँ मुझे अपनी घड़ी बनने के लिए देनी थी। घड़ी साज की दुकान बंद थी। मैं लौट पड़ा। इस बार वहां कोई नहीं था। शायद उनको ग्राहक मिल गए थे। मेरी नजरें उसे ही ढूंढ रही थी कि दोबारा ध्यान से देखने से शायद कुछ याद आ जाए। तभी महसूस हुआ था कि कोई मुझे बड़े ध्यान से देख रहा है। वह एक मोटा पहलवान नुमा आदमी था। उसने तहमद और आधी बाह का कुर्ता पहन रखा था। मुझे अपनी ओर देखता पाकर वह मेरे पास आ गया। सेठ, चलोगे? उसने पूछा। मैं बुरी तरह हड़बड़ा गया। वह बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। हर उम्र की हसीन चीज मिलेगी, उसने कहा। नहीं, मैंने गुस्से से कहा और आगे बढ़ गया। वह मेरे साथ साथ चलने लगा। मैं पसीने से भीगने लगा था। उसका इस प्रकार मेरे साथ चलना मुझे गंदा सा लग रहा था। सेठ, दाम बहुत ही कम है, बहुत आराम से बैठाती हैं। पूरे मुल्क का माल है। 9 साल की, 10 साल की। वह ऐसे बोल रहा था जैसे किसी ढाबे में छोकरा मेन्यू बताता है। नेपाल का एक बढ़िया माल भी है मेरे पास, वह बिल्कुल पास में आकर फुसफुसाया था। नेपाल? मैं चौंका। मेरी आंखों के आगे कोठे पर खड़ी वह लड़की घूम गई। बहुत से दृश्य आंखों के आगे से फड़फड़ाते हुए गुजर गए। उस लड़की की पहचान दिमाग में कौंध गई। रत्नमाया? हाँ, वह रत्नमाया ही थी। भीमफेदी की रत्नमाया, पहाड़ी नदी सी चंचल और पवित्र रत्नमाया। वह अब भी मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रहा था, लेकिन अब मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। मैं उसे पीछा छुड़ाने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस गया। रत्नमाया कोठे पर? दिल में एक हुक सी उठ रही थी। 4 वर्ष पहले की अपनी नेपाल यात्रा का एक एक दृश्य आंखों के आगे सजीव हो उठा। मैं बहादुर के पीछे पीछे प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता हुआ चल रहा था। दाजू कहाँ से? अचरज से मुझे देखते हुए कोई बहादुर से पूछ लेता था। लखनऊ से, साहब साथ। अपनी पीठ पर सामान कसे बहादुर हर बार यही 4 शब्द दोहरा देता था। वीरगंज से हेटोंडा तक बस द्वारा पहुंच गए थे, पर हेटोंडा से काठमांडू तक पैदल ही यात्रा करनी थी। नदियों में बाढ़ के कारण मुख्य सड़क मार्ग अवरुद्ध था। सूर्योदय के साथ ही हमने हेटोंडा से यात्रा आरंभ कर दी थी। जो हम आगे बढ़ते जा रहे थे, प्रकृति के सौंदर्य का जादू बिखरता जा रहा था। चारों ओर पहाड़, पगडंडियों और साथ ही साथ पहाड़ी नदियों की कलकल धारा अपने सुमधुर संगीत से आत्मविभोर कर रही थी। अचानक किसी पहाड़ की पगडंडी पर लड़कियों की कतार दिखाई दे जाती। सिरों पर फलों से भरी टोकरियां, लोकगीतों के मिले जुले स्वर। उस समय हम ग्राम भैंसिया से गुजर रहे थे। हम एक घर के सामने चाय पीने के लिए रुके। तभी मुझे बड़ी विचित्र अनुभूति हुई, जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने उधर देखा। वह एक नेपाली युवक था जो बड़ी हिंसक दृष्टि से मुझे ही घूर रहा था। उसका एक हाथ कमर से बंधी खुखरी पर टिका था। मुझसे नजर मिलते ही उसने विशैले अंदाज में कुछ कहा और फिर घृणा से जमीन पर थूक कर घाटी की तरफ उतर गया। मैं आश्चर्यचकित सा उस स्थान को घूर रहा था जहां थोड़ी देर पहले ही वह खड़ा था। बहादुर गांव के छोटे बच्चों से हंस बोल रहा था। शायद इस घटना को अन्य किसी ने नहीं देखा था। चाय आदि पीने के बाद हम भैंसिया से चल पड़े थे। उस अजनबी नेपाली का हिंसक चेहरा बार बार मेरी आंखों के आगे घूम जाता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उस युवक का मेरे प्रति हिंसक रुख किस लिए था।
शाम का धुंधलका धीरे धीरे नीचे उतरकर चारों ओर छाता जा रहा था। कहीं से किसी चक्की की अनवरत पुक पुक सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में रात्रि का अंधकार छा गया। हम भीमफेरी गांव के समीप पहुंच गए थे। घरों से हल्का पीला प्रकाश बाहर झांक रहा था। हमने रात इसी गांव में बिताने का निश्चय किया। गांव में प्रवेश करते ही बहादुर ने एक ग्रामवासी से इस विषय में पूछा। उस ग्रामवासी युवक ने मुझे ध्यान से देखने के पश्चात एक घर की ओर संकेत किया। घर का प्रवेश द्वार काफी नीचा था। ठिकने कद का बहादुर आसानी से भीतर चला गया, पर काफी झुककर भीतर घुसते हुए भी मेरा सिर दरवाजे की चौखट से टकरा गया। हल्की सी हंसी सुनाई दी। कमरे में लालटेन का पीला प्रकाश फैला हुआ था। उस पीले प्रकाश में मैंने एक लड़की को हंसते हुए सीढ़ियों की दिशा में जाते देखा। घर में एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास व्यस्त थी। एक वृद्ध जो निश्चित रूप से गृह स्वामी था, चिलम लिए लाल लाल अधमुंदी आंखों से मुझे देख रहा था। हमें भीतर प्रवेश करते देख उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बूढ़ी औरत एवं बहादुर में नेपाली भाषा में बातें हुई और फिर औरत ने हाथ के इशारे से सीढ़ियों की ओर जाने के लिए संकेत किया। मैं और बहादुर सीढ़ियां तय कर मकान के ऊपरी भाग में पहुंच गए। मेरा सिर दरवाजे से टकराते देख हंसकर ऊपर भाग जाने वाली वह नेपाली लड़की भी वहीं थी। उसने काले रंग का मैक्सी जैसा ही कोई वस्त्र पहना हुआ था। वह हम लोगों के लिए लकड़ी के फर्श पर चटाई आदि बिछा रही थी। हमें ऊपर आया देख पहले तो वह शर्मा गई, फिर बिल्कुल अपनत्व भरे अंदाज में हमसे हमारी जरूरतों के विषय में पूछने लगी। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे हम उसी घर के सदस्य हों और एक लंबे समय से वहीं रह रहे हों। वह हमारे भोजन आदि के प्रबंध में जुटी हुई थी। खाना आदि खिला चुकने के बाद वह जाने को हुई। तिमारो नाम क्या हो? मैं टूटी फूटी नेपाली बोलने लगा था। रत्नमाया, उसने हंसते हुए बताया था। तभी रत्नमाया के चेहरे पर आश्चर्य के भाव फैल गए। वह कुछ सुनने का प्रयास करने लगी। लकड़ी की सीढ़ियों पर असंतुलित कदमों की धमक सुनाई दे रही थी। ऐसा आभास हो रहा था जैसे अत्यधिक नशे में धुत कोई व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ रहा हो। एकाएक कमरे के पीले प्रकाश में आगंतुक सशरीर दिखाई दिया। वह भैंसिया में मुझे घृणा भरी नजरों से घूरने वाला नेपाली युवक था। उसकी लाल लाल आंखें मुझ पर स्थिर थीं और हाथ में गंडासा चमक रहा था। हराम की औलाद, यहाँ क्या मरने आया है? वह चिल्लाया और फिर गंडासे को तलवार की तरह हिलाते हुए मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उन भयानक क्षणों में भी कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में तेजी से नाचते फिर रहे थे। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? कहीं यह किसी गलतफहमी का शिकार तो नहीं? इसी बीच बहादुर ने उस युवक के पैर पकड़ लिए थे और नेपाली भाषा में बड़ी जल्दी जल्दी कुछ समझाने का प्रयास कर रहा था। रत्नमाया उस युवक का गंडासे वाला हाथ पकड़े नहीं सीबन, नहीं नहीं की रट लगाए हुए थी। सीबन मुझे एक टक घूरता हुआ ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, हरामी कुत्ता साला, यहाँ क्या करने आया है? काट के दफन कर देगा यहीं। क्या किया मेरी बहनी का? शाला, उसे कोठे पर बिठा दिया। तभी गृहस्वामी के साथ दो युवक ऊपर आए और सीबन को जबरदस्ती नीचे खींचकर ले गए। कमरे में हम तीनों पाषाण प्रतिमा बने खड़े थे। वातावरण काफी भारी हो गया था। रत्नमाया हमें आराम से सो जाने और किसी भी प्रकार की चिंता न करने का निर्देश देकर नीचे चली गई थी। सीबन की नफरत का कारण समझते ही मन खराब हो गया था। मैं उस व्यक्ति की हृदयहीनता के विषय में सोचने लगा था जिसने सीबन की बहन को वैश्या बना दिया था। बहादुर सो चुका था। नींद मुझसे कोसों दूर थी। बार बार महसूस होता था कि जैसे अभी भी सीबन कमरे में खड़ा चिल्ला रहा है। रत्नमाया सुबह जल्दी ही चाय दे गई थी। सूर्योदय से पहले ही हम निकल लेना चाहते थे। अपनत्व भरी मुस्कुराहटों के साथ हमें विदा किया गया। रत्नमाया के व्यवहार ने हमारा मन मोह लिया। वह हमें गांव के बाहर तक छोड़ने आई और तब तक खड़ी अपना नन्हा हाथ हिलाती रही जब तक हम उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गए। रात की घटना से मन उचाट था। यह भी डर बना हुआ था कि कहीं सीबन फिर न मिल जाए। फिर चीशा पानी गड़ी में जो कुछ भी देखा उससे यात्रा का रहा सहा उत्साह भी समाप्त हो गया।
गांव से गुजरते हुए एक घर के सामने काफी भीड़ दिखाई दी। पास जाने पर एक भारतीय युवक को नेपाली दूल्हे की वेशभूषा में देखा। एक नेपाली दुल्हन जिसकी आंखें रोते रोते लाल हो रही थी, बार बार अपने माँ बाप से लिपट कर रो पड़ती थी। बिल्कुल अपने यहाँ की वधु की विदाई के समय का सा दृश्य था। जो कुछ मेरी धन संपत्ति है यही है तो मैं सौंप रहा हूँ। लड़की का पिता नेपाली भाषा में बार बार यही शब्द दोहरा रहा था। उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। दुख ना करें, अब आपकी लड़की मेरी धर्म पत्नी है, भारतीय युवक टूटी फूटी नेपाली में कह रहा था। उसके चेहरे पर इस प्रकार के भाव थे जैसे लड़की के माँ बाप का दुख उससे देखा नहीं जा रहा हो। अपने देश से दूर इस रूप में किसी देशवासी के मिलने पर मैंने उसे समीप जाकर बधाई दी। जवाब में उसने मेरे बिल्कुल करीब आकर बाईं आंख दबाई और बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। उसने शायद मुझे भी अपने जैसा समझा होगा। अब वह फिर अपने चेहरे पर दुख पीड़ा के भाव लाकर लड़की के माँ बाप के पास पहुंच गया था। लगभग रोने का सा अभिनय करता हुआ कह रहा था, दुखी मत होइए, आपकी लड़की मुझे प्राणों से भी प्यारी रहेगी। मैं उसका नीच अभिनय देखकर दंग था। भीड़ धीरे धीरे गांव के बाहर की तरफ बढ़ रही थी। मैं जड़वत खड़ा था। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। मैं अपनी कायरता पर खुद को ही धिक्कारने लगा था। इस घटना के बाद मेरी यात्रा बड़ी नीरस रही थी। भारत लौटने पर कई महीनों तक वह घटना मेरे दिलो दिमाग में कहीं गहरे तक अंकित हो गई थी। इसीलिए आज कोठे पर रत्नमाया को देखकर दिमाग में उथल पुथल मच गई थी। रत्नमाया के प्रति कुछ करने की भावना बलवती होने लगी। मन में दलालों के प्रति क्रोध सा उठने लगा था, जो इन लड़कियों के जरिए बिना पूंजी का व्यापार करते हैं, लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते या फिर नकली शादी, फिल्मों का प्रलोभन, प्रेम का झांसा या नौकरी का वादा कर इन्हें कोठों और होटलों में बिठा देते हैं। मुझे रत्नमाया से मिलना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ मुझे जोश आने लगा। मैं बिल चुकाकर बाहर आ गया। बाहर काफी चहल पहल थी। रात के 7:30 बज रहे थे। कोठों से झांकने वाली वेश्याओं की संख्या में काफी वृद्धि हो गई थी। मैं रत्नमाया वाले कोठे की तरफ बढ़ रहा था। दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। एक एक कदम के साथ पैरों की ताकत जैसे समाप्त होती जा रही थी। कैसे चढ़ूंगा ऊपर? किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो? रत्नमाया मुझे पहचान लेगी? मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? इन प्रश्नों के साथ ही पैरों का भारीपन बढ़ता जा रहा था और उत्साह घटता जा रहा था। उस कोठे से थोड़ा पहले ही मैं अनिश्चित सा खड़ा हो गया। सोचता क्या है सेठ? एकाएक अंधेरे कोने से निकलकर वह दलाल फिर मेरे सामने आ गया और बिल्कुल नजदीक आकर बोला, पैसा ज्यादा थोड़े ही है, केवल 10 रुपया। वह नेपाली न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल पड़ा। उसने मेरे टूटे फूटे शब्द तुरंत पकड़ लिए थे। हाँ हाँ, वह भी मिल जाएगी, पर उसके 15 रुपए पड़ेंगे। वह अपनी सफलता पर उत्साह से भर उठा था। चलो, उसने मेरा बर्फ सा ठंडा हाथ पकड़ लिया था। मैं किसी बेजान बोरे की तरह उसके पीछे घिसट रहा था। कोठे की सीढ़ियां आते ही वह ऊपर चढ़ने लगा था। न जाने किस शक्ति के पराभूत मैं उसके पीछे खींचा जा रहा था। शायद उन्होंने हमें ऊपर से ही देख लिया था, क्योंकि वे सब ऊपर दरवाजे पर ही इकट्ठी थीं और चिल्ला रही थीं, आओ सेठ, वाह, बिल्कुल हीरो माफिक, हाय रे। उनमें आपस में होड़ मची थी। हटो हटो, ये जमुना का गिराक है, मेरे साथ का दलाल चिल्लाया और वे सब काई की तरह फट गईं। मेरी टांगें रबड़ जैसी हो रही थी और आंखें रत्नमाया को खोज रही थी। वह पीछे एक बुढ़िया के पास खड़ी थी। शायद इसका नाम इन लोगों ने जमुना रख दिया था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सेठ को उधर ले जा, बूढ़ी औरत बैठे बैठे बोली। मैं रत्नमाया के पीछे पीछे चलने लगा। हम एक छोटे से कमरे में आ गए जो एक गंदे पर्दे से 2 भागों में विभाजित किया गया था। वहां एक चारपाई पड़ी थी। रत्नमाया किसी मशीन की तरह काम कर रही थी। वह चारपाई पर लेट गई। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने धड़कते दिल से पूछा। हम किसी को नहीं पहचानती, जल्दी से निपट लो। उसका चेहरा भाव शून्य था। रत्नमाया, मैं 4 साल पहले तुम्हारे गांव में रुका था। इस बार वह चौंकी, उठकर बैठ गई। उसने ठंडी सांस ली, शायद अपना असली नाम सुनकर। मैं तो केवल तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें नीचे से देखा,
मुझे लगा जैसे मैं यहाँ अनावश्यक हूँ और मेरे खोखले शब्दों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं। उसके चेहरे पर ऊब के गहरे लक्षण थे। तुमने अपने लिए क्या सोचा है? हम कुछ नहीं सोचती। क्यों? वैसे ही। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। मैंने फिर कोशिश की, जबकि खुद को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब तुम यहाँ खुश हो? नहीं। तो फिर? देखो, मैं सब करके देख चुकी। 3 बरस से देख रही। पहले भागी एक आदमी के साथ, वह फिर कोठा पर पहुंचा दिया। दूसरा बार भागी सरकारी आदमी के पास, वे सब भी वही किया, फिर पहुंचा दिया मौसी के पास। किधर जाए? अब इधर ही ठीक है। इधर जो भी आते हैं खुला आता, बाहर तो पता ही नहीं चलता कौन आदमी कौन भेड़िया। आगे क्या सोचा है? पहले सोचती थी, अब नहीं सोचती। सच्चाई मालूम है। वह उधर गली के मोड़ पर जो भीख मांगती है, कभी इधर ही कोठे पर बैठती थी। मैं भी बेकार होगी तो उधर ही बैठूंगी। सच्ची बात। रत्न माया ने कटु सत्य मेरे मुंह पर उछाल दिया था। मैं निरुत्तर हो गया। तो मैं चलूंगा, मैंने कहा। कुछ नहीं हो सकता। साला सब गड़बड़ बाहर तुम्हारे ही तरफ से। उधर ठीक होता तो हम इधर कैसे आता? बोलो। अब और कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं था। मैंने 20 का एक नोट उसे पकड़ाया और बिना उससे आंख मिलाए बाहर आ गया। बाहर कोठे की मालकिन बड़ी खूंखार नजरों से मुझे घूर रही थी। मुझे डर सा लगा। मैं लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरा और सड़क पर आ गया। कुछ दुकानें बंद होने लगी थी। चहल पहल भी पहले से काफी कम हो गई थी। मेरे कानों में रत्नमाया का प्रश्न अभी तक गूंज रहा था। साला सब गड़बड़ तो बाहर तुम्हारे ही तरफ से है। उधर ठीक होता तो हम इधर कैसे आता? बोलो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।